दर्जनों को निगल गया शराबी जहर, सूबे में टूटा बनकर कहर। कब बंद होगा मौत की मदिरा का व्यापार? कौन है इन मौतों का असली गुनहगार? जी हां, कल तक जिन गलियों में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, आज वहां मातम का माहौल है। एक के बाद एक उठी अर्थी ने राजधानी से लेकर पूरे राज्य को गमगीन कर दिया है। लेकिन नींद में सो रहा शासन प्रशासन कब पूरी तरह जागेगा पता नहीं, क्योंकि अगर वो जागा होता तो शायद वो सब जिंदा होते जो हमेशा के लिए विदा हो गए। आखिर कब तक चलता रहेगा मौत का ये खेल? दर्जनों को निगल गया शराबी जहर, सूबे में टूटा बनकर कहर। कब बंद होगा मौत की मदिरा का व्यापार? कौन है इन मौतों का असली गुनहगार? जी हां, कब बंद होगा मौत की मदिरा का व्यापार और कौन है सबके लिए जिम्मेदार? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता आईपी सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले बता दें आपको, दरअसल अवैध शराब का जहर मलिहाबाद और उन्नाव में अब तक 31 जिंदगियों को लील चुका है और सैकड़ों अभी भी अस्पताल में मौत और जिंदगी के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है इन गरीबों की मौत का जिम्मेदार? राजधानी से सटे मलिहाबाद में कच्ची शराब की भट्टी से निकली लपटों ने इलाके में मौत की ऐसी महफिल जमाई कि पड़ोसी जिले उन्नाव तक एक के बाद एक 31 जिंदगियां मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती चली गई। खामोशी के इस तमाशे में सारा इलाका सितम की सिसकियों से सहम उठा। क्रिकेट की मैच में जीत का जश्न कुछ ही घंटों में मौत के ऐसे मंजर में बदल गया कि आने वाले समय में कोई जश्न मनाने की कल्पना भी नहीं करेगा। ऐसा लगता है जैसे हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर था मलिहाबाद, इसलिए पहुंच नहीं पाए थे हाकिम और हुक्काम। नादानी तो देखिए, इनकी नाक के नीचे सजा था मौत के नाचने का मैदान। इसी शासन और प्रशासन की लापरवाही दर्जनों जिंदगियों को लील गई। सर वो गैस की भट्टी में बनाते रहे थे पीपा लगा के। क्या केमिकल क्या मिलाते थे, तुमको कैसे पता? ये गांची सर, गुड़, महुआ, यही गांव के लोग आते हैं घर में शाम को पीने खुद। हाँ गांव के हैं, भट्टे वट्टे के हैं, लेबर ऊबर सर ये आते हैं। कोई परिवार का दुलारा था, कोई माँ बाप का सहारा था। मौत ने ऐसे तांडव मचाया कि मदारी आया और माथे पर मौत लिखकर चला गया। अब आंखें अरब सागर बनी है। चीख और पुकार के बीच भी सन्नाटे का शोर मचा है। मुख्यमंत्री अधिकारियों पर गाज गिराने में लगे हैं। गिरा लीजिए, लेकिन अब क्या फायदा? बहुत दुखद बात है और कई लोगों की शराब जो कच्ची बनाते हैं उसके पीने से मृत्यु हुई है। जिनकी लापरवाही थी उन पे कार्रवाई हुई है और ये भी निर्देश है कि इस तरह की अगर कहीं भी कोई घटना या सूचना मिलती तो उस पर कार्रवाई हो। जो अधिकारी जिम्मेदार थे उन पे भी सरकार ने फैसला लिया, कार्रवाई की। बांदा से बहराइच तक, गाजियाबाद से मलिहाबाद तक पूरे प्रदेश की परिधि में इन अवैध भट्टियों पर जहर पक रहा है। वही सियासत की भट्टी पर यह मामला भी पकने लगा। मौत की इस आंच पर कुछ तो पकेगा ही, लिहाजा पक भी रहा। ये घटी घटना मलिहाबाद की अंतिम हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ईमानदार अधिकारी से जांच करानी चाहिए। जो भी दोषी हो उनको इतना बड़ा दंड देना चाहिए कि नजीर बन सके। आबकारी विभाग और पुलिस के इससे संबंधित जितने अधिकारी हैं उनको तत्काल निलंबित और निलंबित करने के बाद दूर के जिले में संबद्ध करना चाहिए, जिससे कि जांच को प्रभावित ना कर सकें, गवाहों को तोड़ ना सकें, तथ्यों को तोड़ मरोड़ ना सकें और जांच का परिणाम ईमानदारी से आ सके। बहरहाल आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कम होती जिंदगियों का ये पूर्ण सत्य है कि जो चले गए वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं कि अब इस जहर से कोई जिंदगी नहीं जाएगी।
क्या इसकी गारंटी लेगी सरकार? इसीलिए सवाल यही कि आखिर कब बंद होगा मौत की मदिरा का ये कारोबार और कौन है इन गरीबों की मौतों का असली गुनहगार। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो 31 लोगों की जिंदगी लील चुका है मौत का ये व्यापार। आंकड़ा और बढ़ सकता है। कईयों पर गाज भी गिरी है और छापेमारी की कार्रवाई आज भी हुई, जो इस बात की तस्दीक करता है कि सिर्फ मलिहाबाद ही नहीं, यूपी के कई इलाकों में मौत का व्यापार बेरोक टोक चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार को इसी दिन का इंतजार था? सवाल बहुत है। सवाल यह भी है कि आखिर कब बंद होगा मौत का यह व्यापार। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता आईपी सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से अमरनाथ अग्रवाल हैं, सपा की तरफ से मोहम्मद शाहिद और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आईपी सिंह जी, कहां था ये प्रशासन? आखिर इसी दिन का इंतजार किया जा रहा था क्या सरकार की तरफ से? एक कहावत कही जाती है कि रोम जल रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था, और बिल्कुल उत्तर प्रदेश जल रहा है। सरकार सो रही है और 2 दिन पहले तक बार बालाओं के डांस सफाई में चल रहा था। पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद और उनकी सरकार के नुमाइंदे सफाई में बार बालाओं के डांस देख रहे थे। नाक के नीचे मलिहाबाद, लखनऊ के सेंटर प्लेस से डीएम रेजिडेंस से अगर मलिहाबाद कस्बे तक जाना हो, जहां इतनी बड़ी घटनाएं घट गई, जाना हो तो शायद 20 मिनट लगेगा। नाक के नीचे और 31 परिवार, उन परिवारों को कौन सहारा देगा जो 26 वर्ष की और 31, 32, 37 और 42 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए? इसके लिए जिम्मेदार क्या आबकारी महकमा के साथ साथ क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? 1 वर्ष नहीं बीता, जनपद आजमगढ़ में 37 लोगों ने जहरीली शराब से जान दे दी और वो परिवार उजड़ गए। आजमगढ़ के सराउंडिंग देवरिया, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, इन 6 और दूसरी तरफ आइए इलाहाबाद, मिर्जापुर, इन सभी जिलों में लगातार मौतें होती रही, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। और यही समाजवादी पार्टी की सरकार 2004 में थी, जब कैसरबाग जो सेंट्रल प्लेस लखनऊ है, वहां 32 लोगों की जान इस जहरीली शराब से चली गई थी। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में 2 व्यवसाय सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं समझता हूं कि प्रकांड विद्वान अमिताभ जी उस पर अपने विचार विमर्श रखेंगे। एक खनन का काम, दूसरा शराब का काम। उसके बाद उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं है गायत्री जी। इसलिए सरकार की इनकम, अधिकारियों की इनकम और उस अनिल गर्ग के ऊपर वो पुंटी चड्ढा जो 10 साल पहले तक एक छोटा सा शराब व्यवसायी था, 12 साल पहले आज देश का सबसे बड़ा व्यवसायी है। लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी उसकी हो गई। ऐसे लोगों को अगर प्रोटेक्शन देने का काम कोई सरकार करती रही, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब भी समर्थन था। दौलत की बेटी जब मायावती सरकार में थी तब भी समर्थन था। और आज भी जो मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, ये भी आज भी उनको प्रोटेक्शन देती है। और अनिल गर्ग का निलंबन जो कल होना था, मीडिया के दबाव में उसको रोकने का काम अगर किसी ने किया, तो उसको रोकने का काम पुंटी चड्ढा के पुत्र ने किया। सवाल ये खड़ा होता कि ऐसे माफियाओं के हाथ में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है क्या? ठीक है अमरनाथ जी, प्रशासन क्या कर रहा था? गायत्री 4 लाशें मेरे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आज उन्नाव में हैं। अभी इस वक्त आईपी सिंह जी आप अपनी बात रख लीजिए। नीरज सिंह, आईपी सिंह जी आपके पास फिर लौटेंगे। 4 लाशें पाई गई हैं। आईपी सिंह जी आपके पास फिर लौटेंगे, जरा दूसरे मेहमानों से भी प्रतिक्रिया ले लें। अमरनाथ जी, प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? क्योंकि आप जिस तरीके से इन मौतों के बाद छापेमारी की कार्रवाई हुई है, मौत का सामान भी बरामद हुआ है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि सिर्फ मलिहाबाद ही नहीं, सूबे के अलग अलग इलाकों में बेरोक टोक ये धंधा चल रहा है। प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? इससे पहले सरकार कहां थी? ये नौबत क्यों आई कि आज 31 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और न जाने कितने ही लोग इस खतरे से जूझ रहे हैं?
देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी हुई है, इसका मतलब यह है कि इनको मालूम था कि कहां कहां ये कच्ची शराब, अवैध शराब की भट्टियां हैं। ये सरकारी संरक्षण में चल रहे थे ये लोग, और जब तक इनको पैसा मिलता रहा अपना काम करते रहे। आबकारी विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, सबको जानकारी थी। इस बात से स्पष्ट होता है, क्योंकि एकदम से हमला करना इन भट्टियों पे सरकार की जानकारी में था। इसका मतलब ये जी। और जहां तक बात यह कि 9 में जो मलियाबाद में हुआ है, जिस लेवल पे हुआ है, इसका मतलब यह है कि वहां अवैध शराब कतई छिप के नहीं बिक सकती है। उस लेवल पे शराब पुलिस वालों को और आबकारी विभाग को निश्चित इसकी जानकारी थी। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी, सरकार को किन किन सरकार के अधिकारियों को, किन किन सरकार के नेताओं को, मंत्रियों को लाभ मिल रहा था। अखिलेश यादव जी को सिर्फ और सिर्फ 4 पुलिस वालों पे कार्रवाई करके, क्योंकि पूरे प्रदेश में हर साल 2-4 बार ये घटनाएं घटती रहती हैं जी, और उसके बाद कोई पुरसाने हाल इन लोगों का नहीं होता है। तो कांग्रेस पार्टी की मांग है, सबसे पहले इनके प्रति संवेदना है। दूसरी मांग है कि आज ही उचित मुआवजे की घोषणा हो और पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। मैं असहमत हूं आपकी असहमति से उन पीड़ित परिवारों को नहीं मिलने वाला। परिवारों को एक सिंबल के तौर पर 1-2 लाख रुपए दे देते हैं और उन परिवारों बिल्कुल उनका मुंह बंद कर दिया जाता है, उससे काम नहीं चलेगा। आईपी सिंह जी, आपके पास भी लौटेंगे, अपनी बात रखिएगा। मोहम्मद शाहिद जी, जैसा कि अमरनाथ जी भी इशारा कर रहे हैं, क्या जानबूझकर इस दिन का इंतजार किया जा रहा था? क्योंकि जो पीड़ितों के परिजन हैं और जो गांव के लोग हैं, वो तो ये बात खुलकर कह रहे हैं कि ये सब कुछ पुलिस की शह पर हो रहा था। यहां तक कि गांव के घर घर में ये धंधा जोरों से चल रहा है। गायत्री जी, अफसोस इस बात का है, सबसे बड़ी बात यह है कि मौत पर ये दोनों दल एक राजनीति, एक जैसे लग रहा है चुनावी भाषण कर रहे हैं, दूसरा एक राजनीतिक अपना समीकरण बता रहे हैं। ये बात शर्मनाक। देखिए, मौत दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आपको बताएं, आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे प्रदेश को मालूम है और सबको मालूम है कि जैसे ही सरकार के संज्ञान में ये बात आई, उसी वक्त ये कार्रवाई इतनी जबरदस्त हुई कि सीओ से लेकर, देखिए बहुत बीच में बोलेंगे, जब आप लोगों का टर्म आएगा तब बोलिएगा प्लीज। अमरनाथ जी बीच में मत बोलिएगा, बीच में कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। सीओ देखिए, सीओ मलिहाबाद, इंस्पेक्टर मलिहाबाद, बीट का दरोगा, बीट के सिपाही और जिला आबकारी अधिकारी और उसके एक इंस्पेक्टर, उसके 6 सिपाही, सबको सस्पेंड किया गया और जांच एडीएम वेस्ट लखनऊ को दे दी गई है, उसमें जांच। दूसरी बात यह है गायत्री जी, देखिए सरकार अपनी, मैंने पहले भी कहा, मौत पे किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये दल सिर्फ मौत की राजनीति करते हैं, इसलिए इनके बारे में कहना बड़ा मुश्किल होगा। मैं दूसरी बात बता रहा हूं, देखिए कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति इस तरह मरेगा, अफसोस होगा। और सरकार ने उसमें एक्शन लेते हुए ऊपर से नीचे तक उन्नाव के जिला आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और उसको क्या कहते हैं, एक ज्वाइंट कमिश्नर आबकारी है, उसको जांच दे दी गई है और कमिश्नर आबकारी को मोहम्मद शाहिद जी, माफ कीजिएगा बीच में टोकने के लिए, सवाल इस वक्त कार्रवाई को लेकर नहीं है, सवाल कार्रवाई पर अब तक की खामोशी को लेकर है। की बात आ जाए। नहीं, कहीं नहीं, मैं वही बात बता रहा हूं आपको। देखिए, खामोशी नहीं कह सकते। चलिए आपको मैंने बताया, कल जैसे ही 11 बजे संज्ञान में आया, 10 बजे 12 बजे जैसे ही संज्ञान में आया, सरकार ने तुरंत उसके ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई करी कि उस कार्रवाई से, और सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उनकी मौत हो गई, उनको मुआवजा 2-2 लाख रुपया मुआवजा भी दिया गया और उसका अनाउंसमेंट भी हो गया। मैंने बार बार मैं कह रहा हूं गायत्री जी की मौत पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। इस तरह की मौतों पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। दुखद है, मौत दुखद है, चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं, आपने गंभीरता दिखाई है। अमिताभ जी, आज ही के दिन राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। ठीक है मोहम्मद शाहिद जी, आपकी बात आ गई है। ये समाजवाद अमरनाथ जी अभी नहीं, अभी नहीं, मैं बीच में शायद आपकी बात आगे। शायद जी कहिए तो मैं रिपीट कर दूं। आपकी 3 बातें हैं मूल। सरकार ने बहुत तत्परता दिखाई, जैसे पता लगा सब कार्रवाई कर दी, मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मौत दुखद है। 3 ही बातें हैं ना, तीनों बातें मैंने रिपीट कर दी। जी, मूल बात इतनी है, उसको अपन थोड़ा लंबा कह दिए, लेकिन मूल इतना है। 3-4 बड़े मौजूद सवाल हैं, उनका जवाब मिलना चाहिए। सरकार केवल पार्टी का नाम बदल जाए, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार
लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से, आज से नहीं। 25-30 साल तो मुझे ही हो गए धंधा देखते हुए। और मोहम्मद शाहिद की सरकार इसलिए कटघरे में है, अंग्रेजी शराब की बोतल तो चोरी से बिक सकती है मोहम्मद शाहिद। कच्ची शराब बनती है एक गांव में, 3 गांव महक उससे दुर्गंधित होते हैं, पता है ना आपको। ये जेब में बना लोगे, ये डिबिया बंद करके बना लोगे, इतनी तीखी दुर्गंध होती है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए जिम्मेदार सरकार है। कोई सरकार होती, सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, जो सरकार वो जिम्मेदार है। तीसरे बिंदु, मुझे ये समझाइए, आपने पहले जुगनू, कतरू, सगनू, घसीटे, पुष्पा टुष्पा इनको पकड़ बंद कर दिया। मान लीजिए ये जुगनू घसीटे का खेल है क्या? सैकड़ों हजारों करोड़ का धंधा जुगनू घसीटे कर लेंगे, उनकी औकात है? इस सिपाहियों की औकात है क्या? आप राजनेता पता नहीं मिर्च का पाउडर लेके हाथ में चलते हो, चाहे जिसकी आंख में धूल झोंक दो मिर्च। अजब तमाशा है भाई, ये उनके बस का है क्या? कोई आबकारी का सिपाही ये मौत का सामान बेच लेगा जिसमें हजारों करोड़ रुपए का धंधा इन्वॉल्व हो? और माफ करें मुझे आप लोग राजनेता बिरादरी के लोग, ये फोटो खिंचा के मटका तोड़ने वाला अभियान शाहिद भाई मेरी आंखों ने सैकड़ों बार देखा है। ये रस्मदाई की इन बातों में मेरी रुचि नहीं, ये फोटो अपॉर्चुनिटी कहता हूं मैं इसको, समझ गए ना आप लोग अपने सरकार के दफ्तर में टांग लीजिए, अपनी पिठ थपथपा लीजिए। मैंने कितनी बार ये मटके टूटते देखे और नए मटके फिर आ जाते हैं। पत्ते, कुछ पत्ते काट देने से बिशवेल बंद खत्म हो जाती है क्या? और आप लोग 30-40 बरस से राजनीति कर रहे हो, आपको इस बात का अंदाज नहीं, पता नहीं कि शराब का मूल क्या है, स्रोत कैसे आए ये मटका फोड़ के किसको दिखा रहे हैं आप के सिपाही? इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 4 चीजें। एक, जब कहीं आदमी मर जाए 150 तो 10-20-50 मटके फोड़ दो। कुल कितने का नुकसान हुआ? 1000, 2000, 4000, 5000, ठीक। और सरकार सुरखरू हो गई कि देखिए कितने गंभीर हैं, सारे मटके तोड़ दिए हमने। अरे 20 रुपया का मटका दूसरा आ जाएगा, फिर शराब बन रही है। एक, स्कूलों में नकल हो तो एक दिन टीवी वालों को बुला के स्कूल में छापा मार लीजिए, उस पाली के किताबें छीन लीजिए और उसके बाद उसको कह दीजिए बट आप तुम धीरे से करते रहो, अब दोबारा नहीं आएंगे इधर। उत्तर प्रदेश भर में नकल सैकड़ों करोड़ का व्यवसाय। खनन में 14 नंबर की गाड़ी बंद कर दीजिए, 15 नंबर की गाड़ी चलने लगेगी उसके तुरंत बाद। और अखबार में विज्ञापन दे दीजिए कि 40 गाड़ी सीज कर दी, अवैध खनन पर सरकार गंभीर। और वैसा ही काम वेश्यावृत्ति पर। जब बहुत दबाव पड़े तो 4-6 लड़के लड़कियां कहीं से उठा के बंद कर दो, बोले जी बहुत सख्त हो गए हम, धंधा फिर भी चल रहा है। और जैसा आईपी सिंह कह रहे थे, इन 2 चीजों में अथाह पैसा है, खनन और शराब। लेकिन मैंने हिंदुस्तान की राजनीति जितनी अंधी है, इतनी अंधी राजनीति मैंने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखी। यह अंधों की महासभा है हिंदुस्तान की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति। सबको सब पता है और सब एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। अजब तमाशा है भाई, अजब तमाशा है। पता नहीं ये नदी का सीना फाड़े दे रहे हैं अवैध खनन वाले लोग, दिखता नहीं? आंख से भी तो दिखता है ना अपने को। बोले संज्ञान में नहीं आया, संज्ञान में आएगा तो बहुत गंभीर हो जाएंगे एकदम। क्यों? ये शराब, अवैध शराब पी का धंधा दिखता नहीं कि आंखों से। और एक बात कहूं शाहिद साहब, भगवान न करे मेरी आशंका सच हो, मैं ये दुआ मांग रहा हूं कि मेरी आशंका सच नहीं हो, लेकिन उन्नाव में अभी जो 100 शव मिले हैं, 100 से ज्यादा शव, ईश्वर न करे कि ऐसा हो, वो भी इसी अवैध शराब की भेंट चढ़े लोग हो जिनकी लाशें पानी में फेंक दी गई।
ये 100 शब्द कहां से आए? पाकिस्तान से आए, क्योटो से आए, जापान से आए, हांगकांग से आए? कहां से आए उन्नाव में? या आसमान से, बर्शीला से? किसको दोष दें? 100 शब्द, 100 लाशें छोटी संख्या नहीं है मोहम्मद शाहिद जी। किसी भी सरकार के लिए सिर झुकाने के लिए बड़ी संख्या है। और आपने सिपाही हटा दिए, दरोगा हटा दिए। अरे भाई, 100 रुपए की डील में दरोगा के हिस्से तो 1 ही रुपया आ रहा है ना। नहीं तो मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, ऐसा कौन पराक्रमी दरोगा शासन में नौकरी कर सकता है? सब लोग शासन में रहे, अमरनाथ अग्रवाल की पार्टी भी शासन में रही, आईपी सिंह की पार्टी भी शासन में रही, आपकी पार्टी शासन में। कोई माई का लाल ऐसा दरोगा पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में जो 100 रुपए की रिश्वत की डील में 100 पचा ले? ऐसा तो होता नहीं। मेरी तो तजुर्बा कहता है 1 रुपया मुश्किल से उसके हाथ आता है, 99 तो ऊपर तक चला जाता है। ये हजारों करोड़ का धंधा मौत का ये सिपाही और घसीटे कर रहे थे क्या? क्या तमाशा है भाई, क्या तमाशा है? जब आजमगढ़ में लोग मरे थे 39 लोग, तो आपने निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं की? 10-20-50 मटके तो तब भी आपने फोड़े थे, तब आप कहां थे? उसके बाद ये घटना कैसे घट गई? और मैं लिख के दे रहा हूं, यही राजनीति उत्तर प्रदेश की रही, ऐसी ही प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व रहा, तो उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी अवैध शराब से मरने के लिए लंबे समय तक अभिशप्त रहेगा। ये जान लीजिए, हजारों करोड़ का यह काला व्यवसाय मोहम्मद शाहिद साहब आप लोग बंद नहीं होने दोगे। आप लोगों से मेरा मतलब सारी बिरादरी से है, बंद नहीं होने दोगे। और अगर अभी आप मेरे बोलने के बाद आप बोलोगे कि ऐसा नहीं है, अमिताभ जी गलत कह रहे, तो एक उदाहरण और पहले दे दूं, क्योंकि आपको बोलना भी मजबूरी है आपकी। एक काम करके देख लीजिएगा, एक टोटका बता रहा हूं, गलत निकल जाऊं तो चैनल पर आके बोलिएगा कि अमिताभ जी गलत बात बोलते हैं। मैं अवसर दूंगा और माफी मांगूंगा आपसे। किसी मोहल्ले में सड़क पर एक मूंगफली की ठेल लगवा दो किसी लड़के से, अगर 2 दिन में उससे हफ्ता वसूली वाले अपने आप संपर्क नहीं कर ले तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा मोहम्मद शाहिद, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बिल्कुल सच है अमिताभ जी। अपने घर पे एक तसला सीमेंट और बालू और 4 ईंट रखवा लो, अगर स्थानीय निकाय का जूनियर इंजीनियर मोटरसाइकिल लेके नहीं आ जाए, कौन है मोहम्मद शाहिद, नीचे आओ, क्या मसला, आओ, साहब बुला रहे, तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा। और आप मुझे समझाना चाहते हो कि शासन को पता नहीं था? यह आबकारी आयुक्त आपका, मुझे अभी किसी ने बताया कि उनको प्रतीक्षारत किया है बहुत मुश्किल से। ये व्यक्ति आज से विवादित नहीं है। आपने चपरासी बदल दिए, सिपाही बदल दिए, होमगार्ड बदल दिए पुरानी सरकारों के, लेकिन ऐसी दूध देने वाली गायें आपने नहीं बदली। क्यों? सिपाही बदल दिए आपने, 20,000 ट्रांसफर कर दिए, 20,000। गरीब मास्टर भी बदल दिया। लेकिन ऐसे में 10-5 नाम गिना सकता हूं। ये जो दूध देने वाली कामधेनु गाय थी ना, इनको आपने भी हरा चारा खिलाया। ये अनिल गर्ग उसी में से एक है, उसी में से एक। अब बहस आगे बढ़ेगी तो इनकी कुंडली आपको दिखाऊंगा। आईपी सिंह जी, तो क्या ये जो कार्रवाई की गई महज दिखावे के लिए की गई है? सवाल ये खड़ा होता है गायत्री, अगर ये धंधे चल रहे थे तो श्री अमिताभ जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा कि अगर आप ठेला लगाते हैं तो 2 दिन बाद वसूली के लिए कोई न कोई आ जाता है। 2 तसले मोरंग बालू रखते हैं तो इंजीनियर वसूली के लिए आ जाता है। और सरकार के नाक के नीचे राजधानी में क्षेत्र में और उससे सटे हुए सराउंडिंग जनपद उन्नाव में इतनी बड़ी घटना घट गई। क्या सरकार को नहीं पता है? मुबारकपुर क्षेत्र में जिसको श्री अमिताभ जी इंगित कर रहे थे, वो मेरा गृह जनपद है, वहां त्राही मच गई, 37 लोग मर गए, अभी साल भर भी नहीं बीता। क्या सबक सीखने की जरूरत इस सरकार को नहीं थी?
लेकिन सबसे हकीकत बात यह है कि जो अनिल गर्ग आबकारी आयुक्त थे, कल मीडिया का इतना दबाव था, आज सभी अखबारों ने लिखा कि उस दबाव के कारण इसकी ये ट्रांसफर हुआ है, उसमें अवरोध किसी ने उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो जो सबसे बड़ा माफिया जो इस दुनिया में नहीं रहा, स्वर्गीय पंटी चड्ढा, उसका बेटा आगे बढ़कर उनके स्थानांतरण को रोक दिया था। सवाल ये खड़ा होता है, ये जो घर उजड़ गए, ये आईएएस जो अधिकारी अनिल गर्ग हैं, क्या इनको जेल के अंदर नहीं जाना चाहिए, सलाखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, यहां के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वही निलंबन, वही छोटा सा एक उस परिवार के लिए सरकार फौरी तौर पर आती है, कहती है हमने सस्पेंशन कर दिया, सस्पेंशन हो गया, 2 महीने 4 महीने बाद बहाली हो जाती है। आईपी सिंह जी, आपकी बात में आपकी पीड़ा समझा। अमरनाथ जी, ये रंग महल में नाच हो रहा है, सब जानते हैं, फिर बाहर आके सब लोग ऐसी उड़ी उड़ी बातें क्यों करते हैं, राजनेता और अधिकारी? कि अच्छा मीडिया ने संज्ञान मिला, अभी देखते हैं, अभी कार्रवाई करते हैं। ये क्या ड्रामा, मतलब हम लोग कब तक करेंगे? 68 साल हो गए, ये ड्रामा की कोई लिमिट तय करेंगे या अनंत काल तक चलेगा? मतलब अग्रवाल साहब, देखिए, जब तक राजनीति करेंगे ये नहीं होगा, राजनीति से लाभ उठाएंगे ऐसा होता रहेगा। आपने देखा आबकारी नीति, जिस तरीके से आबकारी नीति के साथ तोड़ मरोड़ खिलवाड़ होता रहता है लगातार एक ही आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए, जिस तरीके से शराब के दाम बढ़ते चले जाते हैं, तो लोग मजबूरी में भी जाते हैं इस तरह की लोकल शराब पीने के लिए। आज सरकार ने ढकेला है कि जाओ और कच्ची शराब पियो, शराब के दाम उतने ज्यादा हैं, कहीं कोई नशा उन्मूलन केंद्र नहीं बनते हैं सरकार की तरफ से, शराबियों को और शराबी बनाने का काम सरकार की तरफ से हो रहा है, और सरकार अपने इस तरह के छोटे छोटे काम करती रहती है। अग्रवाल साहब, माफ करें, मैं इस बात से सहमत नहीं कि नशा उन्मूलन केंद्र से कोई बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं। अग्रवाल साहब, नो, मैंने गुजरात की शराबबंदी की हकीकत देखी है, बंसीलाल के समय में हरियाणा में शराबबंदी की थी, उसको भी मैंने देखा था क्या स्थिति थी, वो उस तर्क को मैंने खुद आंखों से देखा है, इसलिए मुझसे सहमत नहीं होता। मोहम्मद शाहिद, मुझे ये बताइए, हजारों करोड़ का धंधा ये जुगनू, घसीटे, फगनू, पुष्पा, सुगनू ये कर लेंगे क्या? हजारों करोड़ का धंधा। अमिताभ भाई जी, देखिए, सच्ची बात बोलिएगा, ये भाषण नहीं। नहीं, मैं कभी भाषण नहीं करता जी, सच्ची बात बोलिए। भाषण तर्क से बात होगी, भाषण से बात नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था, जब गायत्री जी ने ये चर्चा शुरू कराई थी, तो मैंने कहा कि गंभीर है, मौत किसी की भी हो गंभीर है, दुखद है। बात यह है, देखिए, अवैध शराब करने वालों का, जो ये कच्ची शराब करने वालों का कोई लाइसेंस तो होता नहीं है। अंग्रेजी शराब करने वालों का बाकायदा, आपको भी मालूम है अमिताभ भाई, सभी को मालूम है, पैनल में जितने लोग बैठे हैं पूरे देश जानता है, पूरे प्रदेश जानता है, अंग्रेजी शराब और देसी शराब के ठेके होते हैं, ऑक्शन होता है। ये जो कच्ची शराब है, ये जो इंसान जो पैसे की लालच में जो पड़ जाता है, शाहिद साहब, उस तरह का। शाहिद साहब, ये मुरारी बापू के लिए छोड़ दो, ये मुरारी बापू के लिए छोड़ दो प्रवचन। नहीं, मैं प्रवचन नहीं, लालच और इंसान ये छोड़ दो। आप तो नहीं, 1 मिनट मित्र, आप मुझे सिर्फ इतना समझा दो, 5 गांव में दुर्गंध जाती है, कच्ची शराब बना के देख लो। देख रहा था, ये कैसे मैं मान लूं? और मेरे आप गंगा में खड़े हो जाओ, जमजम का पानी हाथ में ले लो, मैं मानने को तैयार नहीं होऊंगा कि बिना मिली भगत के कोई माई का लाल कच्ची शराब बना के दिखा दे। और आप कहिएगा तो एक सुन लो शाहिद साहब, मैं चेहरा खराब कर दूंगा, मैं एक स्टिंग करा दूंगा कच्ची शराब बनवाने का, जिसमें पैसा मांगने आ जाएगी पुलिस और आबकारी के इंस्पेक्टर। तब कहां जाएगी सरकार मुंह दिखाने? अगर आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब जी, मैं अगर आपका सवाल जी हो गया, तो मैं जवाब हो गया जी। अमिताभ भाई, मैं वही बात कह रहा था। देखिए, सरकार ने, मैं मान रहा हूं कि जो कल घटना दुखद हुई है, उस अरे दुखद से आगे बढ़ो भाई। शराब बनाने वालों के खिलाफ एक कड़ा अभियान चलाया गया है, चाहे उसमें कोई लोग शामिल होंगे, जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा कायम होगा। एक सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो मैंने क्या कहा, अंग्रेजी शराब और देसी शराब के बाकायदा सरकार की एक पॉलिसी है पूरे देश में,
कोई उत्तर प्रदेश उसमें अकेला नहीं है, पूरे देश में है। बाकायदा उसके मार्च के महीने में ठेके होते हैं और ठेके लोग पाते हैं, ठेके चलाते हैं। उसमें नहीं, मैंने क्या कहा, पैसे की अंधेर गर्दी में नहीं पैसे की शाहिद साहब आपकी बात आगे, मैं समझ गया मूल बात आपकी भी समझ गया, करने वाले लोग लोग समझ गया आपकी मूल बात, आगे बात आपकी मूल बात समझ गया। मेरा एक सेकंड अग्रवाल जी, मेरे उस पर आपत्ति है, आपकी मूल बात आगे, इंसान पैसे के लालच में अंधा हो गया, मूल बात ये है भाई साहब, मोहम्मद शाहिद साहब, मेरा विनम्र पूरी बात नहीं करने नहीं आपकी बात आगे, मेरा विनम्र नहीं, मुझे पूरी जो मैं कहना चाह रहा हूं वो नहीं कह, तो फिर वही बात पहले बोलनी चाहिए थी जो कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं पूरी उसी पे आऊंगा ना, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया ना। मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए जो कच्ची शराब है गांव में, जैसा भी आपके टेलीविजन के विजुअल पे मैंने देखा, एक घर के अंदर एक गड्ढा खोद के उसके अंदर शराब अंदर बंद है, घर में लोग रह रहे हैं, उसमें जो एक पुलिस वाले ने जो उसमें खोदा, उसमें आबकारी विभाग के लोगों ने उसमें से शराब निकली गड्ढे के अंदर से, घर के अंदर से, और एक सस्ती शराब, एक कच्ची शराब जो बेची जाती है गांव में, अपने घर में बैठा दिया, उसने पिला दिया। ये भी शर्म की बात है कि वो बना कैसे रहा था, और जो लोग इसमें शामिल थे सरकार ने उनके खिलाफ आ गई भैया, आ गई आपकी बात, ये इसमें कोई नई बात आपने नहीं कही, और जांच हो रही है। अगर वो उसके अंदर पूरी तरह शामिल होंगे, मोहम्मद शाहिद साहब, मोहम्मद शाहिद साहब आपसे लोहिया कहा करते थे सरकारों को जवाब देना चाहिए, भाषण विपक्ष को देना चाहिए, सरकारों को नहीं। भाषण नहीं कर रहा हूं, नहीं मेरे सीधे, मोहम्मद शाहिद साहब मेरे सीधे सवाल सीधा उत्तर दीजिएगा, हाँ ना में। आजमगढ़ में 39 लोग मरे आपकी सरकार में, यही ड्रामा मैंने तब भी देखा था, जुगनू घसीटे गिरफ्तार हुए थे, 4 सिपाही 5 दरोगा सस्पेंड हुए थे, वो बाद में सब हरामखोर बहाल हो गए पैसा दे दे के, और फिर वो मूंछों में चमेली का तेल लगा के डंडा फटकार के रिश्वत वसूलते पाए गए वही लोग, और ऐसे मटका फोड़े थे आपने। क्या सबक सीखा आपने, मुझे हाँ उसका उत्तर बताइए। आजमगढ़ में 39 लोग मरे, आपने क्या सबक सीखा अब था आपकी सरकार ने? अमिताभ भाई जी, मैंने कहा ना, सरकार कच्ची शराब के, अवैध शराब के काम करने वालों के खिलाफ एनएसए लगाएगी। आपने तब क्यों नहीं लगाया मोहम्मद शाहिद, आपने तब क्यों नहीं लगाया? तब आपको यूएनओ ने रोका था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने रोका था आपको क्या? ये जो आज आप सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए हैं अचानक, ये आजमगढ़ में जब 39 लोग मरे थे तो आप क्यों नहीं हुए थे? नहीं, कार्रवाई वहां भी हुई, अरे मैं वहां भी कार्रवाई हुई, कार्रवाई देखिए वहां भी हुई। मैंने क्या कहा? नहीं मोहम्मद शाहिद जी, गलत बात का यहां मेरे मंच पर कतई एक क्षण भी नहीं मैं टिकने देता, तुरंत डिलीट करता हूं। वहां आजमगढ़ की घटना में संलिप्त लोग किसी के खिलाफ एनएसए की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जाइए चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से चेक करवा लीजिए। ऐसा स्वीपिंग रिमार्क्स मत करिए, झाड़ू मत लगाइए। नहीं, मुझे याद रहती घटना है, आज की नहीं, सुनिए 25 साल पुरानी घटना भी याद होगी है वैसी। नहीं, अच्छी बात है, पत्रकारिता के जगत में आपका बड़ा नाम है, इसलिए नाम याद रखना तो जरूरी है। और अगर हम समाज में काम कर रहे हैं तो मुझे समाज की हर बात, घटना को याद रखना पड़ेगा, तभी हम आपसे बहस कर पाएंगे। अगर हम समाज में सामाजिक काम कर रहे हैं हुजूर, तो मैंने समाज की घटनाओं को याद करना पड़ेगा। मैंने पूछा पूरब में 39 लोग एक जिले में मरे, सरकार ने निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए? ये उन्नाव की घटना घटी कैसे मलिहाबाद की, ये मैंने पूछा। और सवाल नंबर 2, बस उतरे पे उत्तर दीजिएगा, भूमिका नहीं बनाइएगा, माफ करिएगा। उन्नाव में जो 100 लाशें मिली हैं, क्या आप किसी बात की दावा कर सकते हैं? हालांकि आपके दावों पे मुझे संदेह होता है, क्योंकि जब वो कैंप वाले मसले पर आपने आए थे तो आपने नोट की थी बातें, कहा था अमिताभ जी सब मैं वचन देके जाता हूं सरकार कार्रवाई करेगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक रत्ती। इसलिए नहीं, उसका इंतजार कर लीजिए, छोड़िए, इंतजार कर लीजिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं बताना नहीं चाह रहा था। उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन द्वार जू में कट गए, तो इंतजार में वो इंतजार इतना बड़ा हो जाएगा, 2017 का चुनाव आ जाएगा। छोड़िए, कर उस बस में नहीं जान रहा। मेरे 2 सवाल, आजमगढ़ में आपने निर्णायक कार्रवाई की होती तो ये लोग नहीं मरते, इसलिए आप जिम्मेदार हैं इसमें। दूसरा सवाल, उन्नाव में जो 100 लाशें मिली हैं, ये लाशें कहां से आई हैं? पाताल से निकली हैं या आसमान से आई हैं? 2 सवाल मोहम्मद शाहिद साहब। जैसा उन्नाव की लाशों के बारे में आपने जो जिक्र किया अमिताभ भाई जी, अभी उसमें बड़ा प्रीमेच्योर कमेंट हो जाएगा हमारा, इसलिए कि जैसा मैं अभी आपके विजुअल पे डीएम साहिबा का वहां का बयान देख रहा था कि, और डीआईजी का भी देख रहा था, डीआईजी लखनऊ रेंज का,
और डीआईजी लखनऊ रेंज साहब का, तो उसमें शायद मुझे भी जैसा जानकारी पड़ती है कि जो वो नहर है वहां पे क्रेमेशन के दौरान लाशों का पानी का दबाव या पानी का बहाव कुछ कम हो गया, उसकी वजह से शायद लाशों में रुकावट आ गई है। वो जैसा मुझे जानकारी अभी पूरी जानकारी देखिए मैं बताऊंगा बहुत गंभीर बात है। जी मैं बताऊंगा जी, मैं बहुत वो गंभीर बात है, इसलिए प्रीमेच्योर कमेंट करना ठीक नहीं है चैनल के ऊपर बैठ। जी उससे पहले शाहिद साहब, मुझे नहीं पता कलेक्टर क्या बोल रहा है और आपका आईजी क्या बोल रहा है, लेकिन डीआईजी लखनऊ रेंज आपके ही चैनल पे। अरे भाई मैं कह रहा हूं वो डीजीपी हो तो ब्रह्मा है क्या? नहीं, कतई नहीं। तब उसकी बात है, पद से बात को मैं वजनदार कभी नहीं मानता। सिपाही भी अच्छी बात कह सकता है और डीजीपी भी बेकार बात बोल सकता है, इसका कोई मतलब नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, इससे पहले आपने कभी 100 लाशों का जखीरा एक साथ बरामदी देखी वहां नहर में? डीएम से पूछिए, आपका मुलाजिम है, पूछिए उससे, उसने अपनी नौकरी में कभी सुना? ये पानी का दबाव आज ही हो गया ऊपर नीचे। 50 सालों में कभी आपने सुना कि 100 लाशें आके निकल गई इकट्ठी? 30 साल में मैंने नहीं सुना। आपके जिस काबिल आईजी, डीआईजी और होमगार्ड और सिपाही और तहसीलदार ने सुना हो, उससे पूछ के हमको बताइए। क्या 100 लाशें निकलती नहीं है, कोई नई घटना नहीं है? या तो ये कह दे, क्या अधिकारी ये कहने की स्थिति में है कि 100 लाशें कुछ भी चौंकाने वाली बात नहीं, निकलती नहीं है? शाहिद साहब? नहीं, मैंने अमिताभ भाई कहा, पहले भी कहा आपसे कि प्रीमेच्योर कमेंट नहीं किया जा सकता। सरकार ने उसमें डीएम को कह दिया है और डीएम शायद घटनास्थल पे पहुंच गए। मैं आप ही के चैनल पे देख रहा हूं, आप ही के चैनल पे अभी मैंने देखा डीएम वहां पहुंच गई हैं और अधिकारी भी लोग पहुंच गए, पुलिस के अधिकारी भी वहां पहुंच गए। उसकी जांच होने के बाद अभी पता चल जाएगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या उसकी सच्चाई है क्या नहीं है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जी हां, कौन है इन मौतों का असली गुनहगार और ये मौत का व्यापार कब बंद होगा? सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आईपी सिंह जी, आंकड़े भी ये कहते हैं कि थोड़ी बहुत जो खाना पूर्ति है वो कर ली जाती है सरकार की तरफ से, निलंबन की कार्रवाई हो या फिर किसी पर मुकदमा दर्ज करने की अभियान हो जाता, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वही मौत के सौदागर आते हैं, वही व्यापार होना शुरू हो जाता है और फिर यही मौतें। गायत्री, मैं आपकी पूरी बात ठीक से नहीं सुन पाया था, बीच में आवाज कट गई। मैं बता दे रहा हूं भैया, लेकिन बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। मैं श्री अमिताभ जी के सुझावों को और तमाम इन बड़े जो वारदात लगातार हो रही हैं, चाहे स्टैम्पीड का इशू हो, चाहे शराब से जो मृत्यु हुई है या बड़े एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, उस पर फौरी तौर पर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और वो आती है फौरी तौर पर और एक राशि 2 लाख रुपए जारी कर देती है। 2 लाख रुपए आज के 20,000 रुपए से भी कम उसकी कीमत है। मैं आज अमिताभ जी के माध्यम से एक बात उठाना चाहता हूं कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी चीज बनाकर सरकार से सारी चीजें लेकर ऐसे परिवारों को, जो परिवार उजड़ गए, एक व्यक्ति के बारे में है, वो 37 वर्ष का, उसकी 3 बेटी हैं, सबसे छोटी बेटी 2 वर्ष की है, बड़ी बेटी 7 वर्ष की है। सवाल यह खड़ा होता, उन परिवारों को रोटी कौन देगा? सरकार तो तब एक्टिव होती है, तब से ये सारी फौरी तौर पर कार्रवाइयां और ये पुलिस प्रशासन को सब कुछ दिखाई दे देता है। इस तरह घड़े तोड़े जा रहे हैं, डब्बे निकाले जा रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता था या सरकार को नहीं पता था? लेकिन उत्तर प्रदेश का जो 2 बड़े व्यवसाय, खनन और शराब, और तीसरा शिक्षा में नकल, ये 3 व्यवसाय के अलावा उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं है। अगर 12 लोगों को लेकर पेरिस की जो घटना घटी, पूरी दुनिया में जैसे लगा कि भूचाल आ गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आए दिन बड़े वारदात हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार सोती रहती है। ठंड से हजारों मौतें हो गई उत्तर प्रदेश में। गांव में जाकर देखिए, मैं तो ठीक है अमरनाथ जी, पहले भी कोई सबक नहीं लिया गया है, अब कार्रवाई करके किसको बेवकूफ बनाना चाह रही है सरकार?
सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है, लेकिन समय आएगा तो खुद बेवकूफ सिद्ध होगी। क्योंकि आज आपने देखा जिस तरीके से पीजीआई में और मिर्जापुर, सोनभद्र, हापुड़ कहां दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि उन अधिकारियों को, उन पुलिस वालों को और आबकारी विभाग के अधिकारियों को जानकारी थी कि कहां शराब बन रही है। उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? पिछले साल ये सब ये वारदात जो वहां पहुंचे हैं मटकी तोड़ने, मटका फोड़ अभियान में, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? जी, सिर्फ इस कार्रवाई, इसीलिए ये घटनाएं आगे होती रहेंगी। आज यहाँ हुआ है, पहले आजमगढ़ हुआ, अब मलियाबाद हो गया, फिर निश्चित है कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर किसी और जिले में होगा। जी, जब जानकारी है कि यहाँ बन रही थी, एक घंटे में, ये कारोबारी है, एक घंटे में पहुंच गया। घटना घटेगी। अरे कारोबारी तो आपकी सरकार है। जिस तरीके से सरकार ने नंगा नाच किया है आबकारी नीति को लागू करने में, मोहम्मद शाहिद, ये सवाल तो बड़ा होता है, जिस तरीके से आपने अब मुस्तैदी दिखाई, अगर ये मुस्तैदी आपने पहले दिखाई होती, और जो पहले आपने शपथ 16 दिन बाद दी थी, मार्च पार करने दिया था इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, आबकारी नीति के चलते ही। जी ठीक है मोहम्मद शाहिद जी, पहले सरकार क्यों मुस्तैद नहीं हुई? और पहले भी आंकड़े सामने आते रहे हैं, एक नहीं 2-2 साल के, जब से आपकी सरकार आई है उससे पहले की सरकारों में भी आंकड़े सामने आते रहे हैं, लोगों की मौतें होती रहती, लेकिन कोई सबक नहीं लिया जाता। नहीं, ऐसा कतई नहीं है गायत्री जी। देखिए, मैंने आपको बताया कि इस तरह की जो भी कार्रवाई में, जो भी इस तरह के काले कार्यों में जो शामिल होगा, उसके खिलाफ मैंने आपको बताया। मैंने जब अमिताभ भाई से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि उनके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, सरकार तो यही कार्रवाई आप पहले कर देते शाहिद साहब, इतने लोग न मरते। देखिए, अब गायत्री जी, थोड़ा सा आपका सवाल दूसरा हो गया। मैं आपको बताऊं, इस तरह के जहां भी सवाल वही है, आपने निर्णायक कार्रवाई नहीं की ना शाहिद साहब। तो कार्रवाई की बार-बार तो जवाब तो सुनिए। पहले भी खाना पूर्ति कर ली गई और अब भी खाना पूर्ति कर ली गई है। मेरी बात सुनिए पहले, मैं आपकी पहले मेरे जवाब दे दूं, फिर उसके बाद हमसे दोबारा सवाल करिए। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, एक बहुत गंभीर प्रश्न आपने उठाया है। देखिए, जहां भी ये काले कारनामे हो रहे हो, या कच्ची शराब बन रही हो, या कुछ भी इस तरह का काला कारनामा हो रहा हो, वहां पर हमको, आपको, सबको जागरूक होकर उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। ये हमारी भी कुछ जिम्मेदारी, समाज के लोग रहते हैं, हम समाज का एक हिस्सा है, हमारी भी जिम्मेदारी शाहिद साहब, हम सबकी बनती है। सबकी, मैं उनकी कार्रवाई को मेरी इसको बताऊं, शाहिद साहब, सेशन को बताऊं, शाहिद साहब, जब पुलिस कार्रवाई न करेगी, मोहम्मद शाहिद साहब दोषी पाएंगे। मोहम्मद शाहिद साहब, मैं अपनी जिम्मेदारी अभी निभाई दे रहा हूं, मैं कर्ज नहीं रखता। नोट कर लीजिए, जरा कलम निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए भैया, कलम ले लीजिए। ऑफिस में किसी को बोलो भाई कलम दो इनको, शायद भैया ले लिया जी। अभी हमारे एक दर्शक ने हमको फोन किया, वो मलियाबाद के दर्शक हैं, ठीक है ना, प्रोफेसर हैं वहां, प्रोफेसर है, संभ्रांत व्यक्ति हैं। उन्होंने हमको कहा कि एक दरोगा है तीर्थराज यादव, इनकी कीर्ति प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है उस इलाके में। आईजी, डीआईजी, डीजीपी, सीजीपी, चपरासी, दरोगा तमाम बदल गए, हजारों हजार, लेकिन बाबू तीर्थराज यादव की मूंछ का बाल कोई टेढ़ा नहीं कर पाया। ये ऐसे पराक्रमी है, ये ऐसे पराक्रमी है कि काकोरी टू मलिहाबाद, मलिहाबाद टू काकोरी उसी रूट पर तैनात रहते हैं और चाहे जिस पूरे सिस्टम को अपने ढंग से संचालित कर रहे हैं। इनकी कीर्ति प्रसिद्धि अभी मेरे पास आई है, नाम नोट कर लीजिए, कल पता करूंगा ये हटा है दरोगा कि नहीं हटा। आप कह रहे हो, अब बताओ। एक से ना मैं शाहिद भाई, मेरे पास तो तुरंत पर्ची फाड़ा अभियान है, मटकी फोड़ नहीं। आपने एक बात और कही अमिताभ भाई, नहीं, एक मिनट जवाब भी मेरा है जी। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेसर साहब जो भी जैसा आपने बताया, मैं उसको सच मान रहा हूँ क्योंकि आप बता रहे हैं जी, वो प्रोफेसर साहब कहीं ऐसा तो नहीं, उसे कोई द्वेषवत, ठीक है, एक बात सुन लीजिए भैया, ये भी हो सकता है। नहीं, मैं तो समझ, ये जो मैंने नाम लिया ना, इस पे यही सवाल आना था सत्ता पक्ष की तरफ से, मुझे पता है ना। नहीं, मैं आप शाहिद भाई से मानते हुए कह रहा हूं। शाहिद भाई, अभी मैं कोई बात बोलूं तो आप ये कहोगे हो सकता है अमिताभ जी की खुन्नस हो, उस दरोगा से क्या खुन्नस होगी किसी भले आदमी की? अजब बात है भाई, छोड़िए इस इशू को, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूं। अच्छे उनका ट्रांसफर नहीं करा पाए, आप कैसे कराएंगे? छोड़िए उस विषय को, दूसरी बात कर ले। आपकी सरकार ने जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो, वो क्रेडिट ही आपके गले की फांस है। मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने पिछले 18 घंटे में करीब 16-17 जगह मटकी फोड़ी उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब आपने सीआईए तो बुलाई नहीं थी, अमेरिकी एफबीआई तो बुलाई नहीं थी,
यही दरोगा चपरासी जो खैनी खाते घूम रहे हैं मोटरसाइकिल पर रिश्वत लेके, चूना उंगली में लगा के, डंडा छाप, इन्हीं लोगों ने ये मटकी फोड़ी है ना। इसके मतलब इनकी जानकारी में था, ये हिस्सेदार थे। नहीं तो मैं आपकी बात पर यकीन तब करता मोहम्मद शाहिद जी, जब कम से कम 10 दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और आबकारी के चपरासी और बाबू अधिकारी और अनिल गर्ग जैसे कारिंदे ये बोलते कि अग्निहोत्री जी या मुख्यमंत्री जी, मोहम्मद शाहिद जी, हमको 15 दिन दो, हम ढूंढ ले लोकेशन, फिर मटकी फोड़ेंगे। ये तो तुरंत ही मटकी सीधे पहुंच, गाड़ी वही रोकी, मटकी जाती। क्या कहें इस बात को, क्या कहें? मामला अदालत में नहीं जाता राजनेताओं का, अदालत में जाता तो आपके सब अधिकारी जेल चले गए होते। मटकी फोड़ो अभियान में आज जितने कूद रहे थे, और मेरे जैसा कम बुद्धि का आदमी अदालत में सिद्ध कर देता कि इनकी जानकारी में ये धंधे चल रहे थे। नहीं तो मेरी बात काट के दिखा दीजिए, बिल्कुल। या तो मैं माफी मांग लूं, ये सरकार माफी मांग ले। अमिताभ भाई, मैंने कहा लखनऊ में एडीएम वेस्ट जांच, अरे एडीएम हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, कप्तान हो, कोई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? होगी। अरे शाहिद भाई, एडीएम सीडीएम मेरी रुचि इन बातों में है नहीं। अमिताभ जी, नहीं, इन सब, आईपी सिंह जी एक मिनट, मेरी रुचि इन सब बातों में नहीं। मैं कह रहा हूं ये 16 जगह जो आपने छापेमारी की, दरोगा जी की मोटरसाइकिल सीधे वही मटकी के ऊपर क्यों रुकी जाके? ये तो ढोंडिया खेड़ा का खजाना था, कैसे पता लग गया इतनी जल्दी? बताइए ना मुझको। अभी आप हमको ही समझा रहे थे कि अमिताभ जी जमीन के अंदर गाड़ के बनाते हैं, कौन पता कर सकता है? ये नजूमी है, ये तांत्रिक है, ये सिद्ध है, ये 2 टके के जो अवैध धंधे में लगे लोग हैं, ये देवरा बाबा हैं क्या है ये लोग? ये तमाशा बंद होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। मेरा मन रोता है उन 39 लोगों के आजमगढ़ के मरने वालों की आत्मा आज फिर कल रोई होगी। उसने कहा होगा कि हम तो मरे, लेकिन हमने मरने के बाद ये सोचा कि शायद अब कोई और नहीं मरेगा, सरकारें सबक लेंगी। हमको दुख के साथ कहना पड़ता, हमने कुछ नहीं सीखा। शाहिद साहब गलत तो नहीं बोला ना? देखिए अमिताभ भाई, आपका इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पहले भी कह रहा हूं कि जानकारी हुई है, सरकार उसमें कड़ी कार्रवाई कर रही है। मैं आपको वही बार बार बता रहा हूं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा मैं आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुनता हूं और उसको अमल में लाने की कोशिश करता हूं। मैं ये बात कह रहा हूं, मगर उसमें लफाजी से काम नहीं होता, उसमें कोई भाषण करने से काम नहीं होता। हम आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, हम उसको अमल में लाने की प्रयास करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, और जो लोग उसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और किसी तरह का उनके अंदर किसी तरह की उनको छूट नहीं दी जाएगी, और उनके बर्खास्तगी तक अगर होने वाली होगी तो वो भी होगी उस पर। ठीक है, अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। शाहिद भाई, मेरी आंख में आंसू आता है जब मैं गरीब को मरते देखता हूं तिल तिल करके। हम लोग तो अपने अपने सुरक्षा कवचों के भीतर रहते हैं, इसलिए इतने तर्क वितर्क सूझते हैं। उस विधवा से जाके पूछिए वो किसके लिए रोए, उसको कोई तर्क समझ आएगा आपका? नहीं आएगा। हमारे आपके घर का बेटा चला गया होता तो भी हम इतनी बात बोल के कह देते कि सरकार बहुत गंभीर है और बहुत कार्रवाई करेगी और सब आगे अच्छा होगा। अथ श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय समाप्त, ऐसा बोल देते क्या? नहीं ना। ननकू के घर का बेटा गया है, रज्जाक के घर का बेटा गया है, इसलिए चिंता कम है, इसलिए मामला छोटा है ना। ये विधायक सांसद गए होते तो हंगामा बरप गया होता। नहीं, मुझे माफ करिए, मुझे पूरी समाजवादी पार्टी गंगा में खड़े होकर कहे फिर भी मैं नहीं मानूंगा। शाहिद साहब, मुझे इतने कड़े रुख के लिए क्षमा कीजिएगा। अगर सरकार ने 39 मौतों पर सबक सीखा होता तो ये 31 जाने बच गई होती। एक दूसरी टिप्पणी, आपके पास तो इतने सिद्ध दरोगा, सिपाही, चपरासी, आबकारी हैं कि सीधी मोटरसाइकिल और जीप भट्टी के पास ही रुकी जाके। ऐसे सिद्ध महंतों का, ऐसे परमाचार्य जो आपके यहां लोग हैं, मुलाजिम,
इनका 31 मरने के बाद ही उपयोग क्यों किया? वैसे ये मुहिम चला देते तो मैं आपकी पीठ ठोकने आता। वैसे ही मुहिम चला के भट्टियां नस्ते नाबूद करते तो मैं आपकी पीठ ठोकने आता। यही स्क्रिप्ट, एज इट इज स्क्रिप्ट, यही किरदार थे, यही कथानक था, यही शो था। आजमगढ़ के बाद मैंने देखा था क्या हुआ, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। फिर वही मौत की पटकथा हमने देखी। क्या कहे, कहां पर करूं सिंगार पिया मोरा आंधर रे, क्या करूं? स्त्री किस पर सिंगार करे जब उसका पति अंधा हो जाए? वैसी स्थिति है। आपके किसी मंत्री ने, किसी जिम्मेदार आदमी ने यह पूछने की जरूरत नहीं समझे किसी आबकारी के अधिकारी से कि भाई तेरे को कैसे पता लग गई भट्टी कहां है? अब पूछा आपने? नहीं पूछ पाएंगे आप। राजनीतिक लोगों को पूछना चाहिए था उन दरोगा से कि दरोगा इधर आओ। तुम साल भर नहीं ढूंढ पाए इस भट्टी को और आप भट्टी के घर तक पहुंच गए, अंदर तक। अभी आप मुझसे कह रहे थे कि वो तो छुप के बनती है शराब, फिर ये कैसे पहुंच गए आप लोग? नहीं, दो बातें एक साथ मत खेलिए। मानिए कि सरकार के प्रशासन को सब पता था शराब कहां बनती है, और केवल इस 16 जगह नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं, जहां कोई गांव ऐसा नहीं जहां अवैध शराब का धंधा नहीं हो रहा हो। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और जहां नद पानी है वो कोई इलाका ऐसा नहीं जहां अवैध खनन नहीं हो रहा हो, जहां पहाड़ है वो कोई इलाका ऐसा नहीं जहां अवैध खनन ना हो रहा हो। क्या मसला था? इसके लिए प्रमाण देने की जरूरत है क्या? जाइए बुंदेलखंड में किसी से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए मोहम्मद शाहिद जी कि अवैध खनन हो रहा है। अगर वो कह दे नहीं हो रहा तो मुझसे कहिएगा कि अमिताभ जी आप मिथ्या आरोप लगाना बंद करो। गांव में चले जाइए, ये मत बताइए मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं, कार्यकर्ता हूं। पूछ लीजिए भैया कच्ची मिलेगी क्या? अगर नहीं मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम लोग किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं? मरने वाले हमारे ही हैं। हमारी आंख में उनके लिए भी नमी आनी चाहिए। वो गरीब हैं लेकिन हम वतन हैं, एक ही मां की कोख से पैदा है इस भारत के लोग। हम इतना सोचेंगे, ये जब भाव होगा तो लगाम लगेगी। अन्यथा ऐसे ऑपरेशन मैंने कई बार देखे। मैं बहुत दुख के साथ शाहिद साहब, बहुत पीड़ा के साथ इस तमाम प्रहसन से अपने को अलग करता हूं। ये जो मटकी फोड़ अभियान चल रहा है टेलीविजन को दिखाने के लिए, मैं इससे अपने को अलग करता हूं। इस अभियान का कोई अर्थ नहीं। मैंने ऐसे अभियान बहुत देखे। सोमवार की रात सट्टा चलाने वाले केंद्र पर दरोगा छापा मारता है, रजिस्टर जब्त कर ले जाता है, मंगल को वहां फिर सट्टा लगता है, फिर दरबार सजता है। मैंने देखा नहीं क्या? मैं तो जमीन का आदमी हूं, आंख से देख के आया हूं। मैं कोई आईएएस अधिकारी थोड़ी ना हूं कि हैदराबाद से आया और आजमगढ़ में पोस्टेड हो गया हूं। मैंने जमीन पर देखा है धंधा। इसलिए कह रहा हूं, लोगों की जिंदगी कीमती है मित्र। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे प्रदेश के लोग जिंदा रहें। विकास थोड़ा धीमे भी हो जाए, आदमी रहेगा तो विकास देखेगा ना शाहिद साहब, है ना? पहले आदमी जिंदा रहे, इसकी जिम्मेदारी निभाएं हम सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईपी सिंह जी आपका, अमरनाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शाहिद आपका भी, और अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।